Good morning students, this is Shashi, working as PhD Physics in KV2 ईटानगर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 पार्ट 1 फिज़िक्स का अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया था AC और DC होते क्या है बेसिकली। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट्स और एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और EMF। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट। जो हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट क्लास का वो था हमारा फेज डायग्राम। अब हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करेंगे AC सर्किट विद रजिस्टर से। मतलब कि हमने जैसे हम पढ़ चुके हैं कि AC सर्किट बेसिकली होता क्या है, उसमें एक AC सोर्स कैसे कनेक्टेड होता है उस टाइप से। तो अब हम जो हमारा करंट है और EMF है उसी के रिलेशंस को हम पढ़ेंगे डिफरेंट रजिस्टर यूज़ करके, कभी इंडक्टर यूज़ करके, कैपेसिटर यूज़ करके, या फिर हम अगर तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो उसकी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब हम अपना स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद AC सर्किट विद रजिस्टर। In AC circuit with a pure resistor, we have to take only a resistance in a series combination with source. AC सर्किट विद प्योर रजिस्टर में हमें सिर्फ क्या करना है, AC सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करना है। हम इसके पैरेलल में ना हम इसके अंदर कोई भी अदर सोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसमें क्या ले रहे हैं, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट प्योर रजिस्टर। इन द फिगर अ प्योर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स। दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमें पता है AC के लिए वोल्टेज कैसे लिखेंगे हम, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट according to Ohm's law we know that I is equal to V by R, और we can say that V is equal to IR। तो यहाँ पर हमारा I क्या होगा, V by R, E by R। अब E हमारा होता है according to AC law E नॉट बाई साइन ओमेगा टी, E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। यहाँ पर होगा हमारा I। अगर जो हमारा E नॉट बाई आर है हम उससे I नॉट बोले, जो हमारा RMS वैल्यू है करंट का वो डिनोट करे, तो हमारा I हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई आर, और वी कैन से दैट R इज इक्वल टू E नॉट बाई I नॉट। EMF एंड यहाँ पर हमारा क्या है, देखो जो E इज इक्वल टू था E नॉट साइन ओमेगा टी, सेम हमें मिला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या साइन की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनमें कोई डिफरेंस है, नहीं, वो दोनों सेम है। दैट मीन्स दोनों क्या है, सेम फेज में है, बोथ विल बी इन सेम फेज। अगर हम इसे डायग्राम से देखना चाहे, ग्राफ की हेल्प से देखना चाहे, तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है एक्स एक्सिस पर टाइम पीरियड और थीटा, तो वाई एक्सिस पे हमने लिया E और I। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। जो हमारा करंट है वो दोनों के अंदर देखो, जब π/2 पे दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, 0 पर दोनों की वैल्यू मिनिमम है, सेम पाई पर जो हमारी वैल्यू है दोनों की अगेन मिनिमम होगी। मतलब जब सेम फेज में होने का मतलब क्या है, जब भी दोनों की वैल्यू मिनिमम होगी तो एक साथ होगी, मैक्सिमम होगी तो भी क्या होगी, एक साथ होगी। ये हमारा मतलब है सेम फेज में बोलने का। ऐसा नहीं है कि दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी, नहीं, बट मैक्सिमम होगी तो सेम होगी और मिनिमम होगी तो भी क्या होगी, सेम होगी, एक ही टाइम पर होगी। E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये तो था हमारा नॉर्मल ग्राफ। अगर हम इसी को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहे तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या है, सेम फेज में, तो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोलैप्स करेंगी। यहाँ पर I नॉट हमें रिजल्टेंट में इस टाइप से मिलेगा फेजर डायग्राम के लिए, और जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा वो होगा हमारा ओमेगा टी। ये था हमारा AC सर्किट विद प्योर रजिस्टर। इसके अंदर हमने क्या किया था, जनरली हमने सिर्फ एक सर्किट लिया था AC सोर्स वाला, उसके अंदर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को सिंपली सीरीज़ में कनेक्शन किया। फिर हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर क्या है, EMF और करंट दोनों क्या मिलता है, हमें सेम फेज में मिलता है। उनके अंदर जब भी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एक ही टाइम पर मैक्सिमम होगी और एक ही टाइम पर मिनिमम होगी। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में AC सर्किट विद अ प्योर इंडक्टर, अब हम क्या ले रहे हैं, एक इंडक्टर ले रहे हैं और वो क्या है, सिर्फ इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं हम जो सर्किट के साथ,
और कोई मतलब रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई और मतलब इंडक्टर वगैरह मतलब कैपेसिटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी लेंगे सिर्फ इंडक्टर। सेम एज वेल एज यहाँ पर हम जैसे लास्ट सर्किट के अंदर हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया था, वहाँ उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इंडक्टर से। अब हम जैसे ही हमारा सोर्स के वोल्टेज में चेंजेस करेंगे, तो हम जानते हैं जैसे हमने EMI के अंदर पढ़ा है, जैसे ही हम वोल्टेज के अंदर चेंजेस करेंगे, करंट के अंदर चेंजेस करेंगे, तो जो हमारा कॉइल है उसके अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, इंडक्टर के अंदर हमारा EMF इंड्यूस होगा। वो जो हमारा सोर्स है उसके लिए वोल्टेज है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इंड्यूस EMF इन द इंडक्टर। अब जो हमारा इंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। In order to maintain the flow of current, the applied EMF must be equal and opposite to the induced EMF। ये हम चैप्टर 6 EMI में पढ़ चुके थे ऑलरेडी। अब हम देखो यहाँ पर E जो है हमारा क्या होना चाहिए, एल डी आई बाई डी टी, दोनों इक्वल होने चाहिए। जो हमारा यहाँ पर देखो जो भी अगर सर्किट के अंदर बैलेंस कब बना रहेगा, जब जो हमारा यहाँ सोर्स का जो EMF है वो और जो हमारा कॉइल का EMF है दोनों क्या हो, इक्वल हो। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एक दूसरे को अपोज करेंगे तो नेगेटिव अगेन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। तो E इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी एल डी आई बाई डी टी। ई की वैल्यू हम पुट करेंगे E0 साइन ओमेगा टी, एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर बाय साइड चेंजिंग और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट दैट एल डी आई इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी डी टी, और डी आई इज इक्वल्स टू E0 बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। बट हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हम करंट का रिलेशन इनडायरेक्टली हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। तो डी आई हम के लिए हमारी लिमिट्स होंगी 0 टू आई। करंट हमारा मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जाएगा आई तक, और टाइम की जो हमारी लिमिट्स होगी वो भी क्या होंगी, 0 से स्मॉल टी। इसको जब हम जैसे ही हम इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी का, जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, तो हमें जो ओवरऑल टर्म मिलेगी वो मिलेगी आई इज इक्वल्स टू E0 डिवाइड बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर जो हमारा E0 बाय ओमेगा एल है इसे हम बोल सकते हैं I0। ठीक है, और जो माइनस कॉस ओमेगा टी, आप लोगों ने सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन पढ़ा होगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस कॉस थीटा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू से। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो हमने मतलब करंट AC करंट का जो ग्राफ हम देखते हैं वो साइन पर बेस्ड है ना, साइनोसॉइडल नेचर है। तो अगर हम कॉस में करेंगे तो हमारा वहाँ पे मतलब कंपेयर करना थोड़ा मतलब कि सेम टाइम पर कंपेयर करना टिपिकल हो जाएगा, वो कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, साइन में चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे साइन में चेंज करेंगे एज इट्स नेचर ऑफ साइनोसॉइडल, तो हमें रिलेशन मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दैट मीन्स करंट जो है वो हमारी लैग कर रही है EMF से पाई बाई टू, वी कैन से दैट। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम इंडक्टर यूज़ करेंगे, प्योर इंडक्टर यूज़ करेंगे सर्किट के अंदर, तो हमारी करंट जो है वो EMF से पाई बाई टू लैग करेगी। यहाँ पर I0 इज इक्वल्स टू होता है E0 बाय ओमेगा एल। ठीक है, और जो हमारा ओमेगा एल है उसे हम बोल सकते हैं XL। जो ओमेगा एल है वो एज ए इम्पीडेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो मतलब ये भी रिएक्टर की तरह ही बिहेव कर रहा है ना। बेसिकली ये क्या करेगा, करंट को रोकने का, करंट को अपोज करने का काम करता है। हमारा रेजिस्टेंस का भी काम सेम होता है, तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस ही बिहेव करेगा, बट ये क्या होगा, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये इंडक्टर की नेचर की वजह से इंड्यूस हो रही है, दैट्स वाई से इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। अब क्योंकि ये भी एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है, इसकी सेम यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रजिस्टर की यूनिट भी ओम होती है, और एक्सेल की जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी। और करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड EMF बाय पाई बाई टू रेडियन। ओके, इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि हम बोल चुके हैं कि जब हमारा करंट हमेशा क्या होगा, पाई बाई टू पीछे होगा EMF से,
ठीक है, तो अब हम इसे ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर लिया है थीटा ओमेगा टी, पाई बाई टू पाई एक्स सो ऑन, एंड टाइम लिया है टी बाई 4 टी बाई 2 सो ऑन, एंड वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं ईएमएफ और करंट। जैसे ही हम देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ईएमएफ के लिए हमारी ब्लू लाइन है, ठीक है। तो जब हमारा ब्लू लाइन 0 पर है तो हमारा जो करंट है, जब ईएमएफ हमारा 0 है, करंट हमारा क्या है माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। देखो फिर सेकंड जब हमारा करंट पाई बाई टू पे पहुंच रहा है तो हमारा ईएमएफ कहाँ है, जब हमारा करंट 0 होगा तो हमारा ईएमएफ होगा 1। जब हमारा करंट ईएमएफ 0 है तो हमारा करंट है -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब हम पाई पर आएंगे तो यहाँ पर पाई पर आके देखिए हमारा ईएमएफ और ये यहाँ पर एक बार बीच में कोइंसाइड करेगा। फिर अगेन जब हम 3 पाई बाई 2 पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि 3 पाई बाई 2 पे हमारा जो करंट है वो है 0, बट हमारा ईएमएफ क्या है -1। तो इस तरीके से ये हमेशा क्या करेंगे, पाई बाई 2 हमेशा करंट हमारा पीछे रहेगा ईएमएफ से। इसे अगर हम फेजर डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहे, यहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंदर डिफरेंस होगा वो होगा हमेशा पाई बाई 2 का। फेजर डायग्राम में हम जब इसे दिखाएंगे तो ये देखो ई नॉट हमारा यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ओमेगा टी, ठीक है। उससे जस्ट पाई बाई 2 पीछे होगा हमारा, ई नॉट से पाई बाई 2 पीछे। तो हमारा ये होगा कौन सा एक्सिस होगा, ये एक्स जेड एक्सिस में होगा आई नॉट, ठीक है। ये है हमारा बेसिकली फेजर डायग्राम और एसी सर्किट विद अ प्योर इंडक्टर। इसके बाद आता है हमारा एसी सर्किट विद अ कैपेसिटर। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट उसमें सबसे पहले पढ़ा था एसी सर्किट विद अ प्योर रेजिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा एसी सर्किट विद अ प्योर इंडक्टर, अब हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विद अ प्योर कैपेसिटर। इसमें भी सेम क्या होगा, सिर्फ एक एसी सोर्स होगा और उसके सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। हमारा जो एसी सोर्स है उसके लिए ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम जानते हैं ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो चार्ज होता है वो क्या होता है हमारा Q इज इक्वल टू सी वी। अब जो V है वो हमारा क्या है, ईएमएफ है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे E, और V भी हम इसे सिंबल से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम V भी यूज़ कर सकते हैं। तो सी ई की जगह हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही हम ये लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, करंट। हमें इफेक्ट तो करंट का ही देखना है ना कि करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे ही हम करंट की वैल्यू लिखेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वी नो दैट बाय जनरल डेफिनेशन I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको जैसे ही हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब जो हमारा ई नॉट ओमेगा सी है उसको हम अगर उसमें फ्रैक्शन की टर्म्स में अगर उसे हम रिप्रेजेंट करना चाहे, उसे हम जो अपना डिनोमिनेटर में लेकर जाए तो हमारा हो जाएगा ई नॉट बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो और कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर हमारा जो ओमेगा सी है उसको डिनोमिनेटर में ले जाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारा आई होता है वो होता है वी बाई आर, ठीक है। तो वी तो हमें पता है ए नॉट है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। तो डिनोमिनेटर में पुट करने का हमारा मतलब ये होगा कि हम जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सके, हम जो रेजिस्टेंस है उसको हम अपना फाइंड आउट कर सके। तो रेजिस्टेंस जो हमारा होगा बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस का वर्क क्या, मतलब रेजिस्टेंस की जो फॉर्मेलिटीज़ है उन्हें कौन फुलफिल कर रहा है, कैपेसिटेंस। तो 1 बाई ओमेगा सी जो है हमारा क्या है, एक तरीके से कैपेसिटेंस जो है हमारा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए वर्क कर रहा है यहाँ पर 1 बाई ओमेगा सी, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी है दैट विल बी आई नॉट, और कॉस ओमेगा टी जो है, अब हम जानते हैं कि जो हम यहाँ पर एसी सोर्स के लिए जो भी करंट वगैरह पढ़ेंगे, वोल्टेज पढ़ेंगे, वो साइनोसॉइडल होना चाहिए। तो कॉस को हम अगेन किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करेंगे हम साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पर थीटा हमारा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब लास्ट में जब हमारा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था तो हम कह रहे थे वो लैग कर रहा है। अब यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब करंट हमेशा हमारा ईएमएफ से पाई बाई 2 आगे रहेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है।
तो वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी एंड एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, और वी कैन से दैट ई नॉट बाय आई नॉट। तब ये भी क्या है, हमारा रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही है एक तरीके से, तो ये क्या, इसकी भी यूनिट क्या होगी, सेम होगी, ओम। करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2 रेडियंस। यहाँ पर करंट हमेशा ईएमएफ को क्या करेगी, लीड करेगी। ग्राफ में हम इसे देखेंगे तो सेम हमने एक्स एक्सिस पर लिया है ओमेगा टी और टाइम को, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है ईएमएफ और करंट को। तो जब हमारा ईएमएफ 0 है तो हमारा करंट क्या है, 1 है, ठीक है। फिर जब हमारा करंट 0 होगा तो हमारा ईएमएफ क्या है, 1। तो मतलब ये हमेशा उससे आप ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि जो हमारा करंट है वो किसको, ईएमएफ को पाई बाय 2 से लीड करेगा। सेम अगर हम यही डायग्राम फेजर डायग्राम में दिखाना चाहे तो वहाँ पर हमें वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, 0। जो हमारा y और x है, यहाँ पर अगर हम ई नॉट को रिप्रेजेंट करें तो जो हमारा i अब होगा वो क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 आगे होना चाहिए इससे। तो पाई बाय 2 फॉरवर्ड होने का मतलब है वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आई नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा हमें, पाई बाय 2 लीड करता हुआ, ओमेगा टी से पाई बाय 2 ज़्यादा। देखो हमारा लीड करने का मतलब है कि ओमेगा टी से लीड करेगा, ठीक है। तो हम ओमेगा टी हमेशा फिक्स रहेगा, जो ओमेगा टी होगा वो हमारा एंगल होगा एक्स एक्सिस और ईएमएफ के बीच का, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि है ना, अब जैसे यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी करंट है वो लैग कर रही है ईएमएफ से, ये नहीं बोलेंगे। हम हमेशा क्या बोलेंगे, करंट लीड कर रही है ईएमएफ से। दैट मीन्स अगर ईएमएफ जो है हमारा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी, तो जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ आई नॉट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जो प्योर इंडक्टर वाले केस में बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा, हमारा एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ओमेगा टी से हमें पाई बाय 2 बैक करना पड़ेगा। ये थे हमारे एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एसी सर्किट विद द LCR combination, or we can say that in which combination we will, हाँ, इससे पहले एक हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, हम पढ़ चुके हैं। तो एक्सएल हमारा होगा ओमेगा एल, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो यहाँ पर हमारा एक्सएल हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल, और एक्सएल हम जो कह सकते हैं, जो इंडक्टर के लिए जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली किस पर प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी पर, वो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल हमारा बढ़ेगा। वेरिएशन ऑफ एक्ससी विद फ्रीक्वेंसी, एक्ससी का क्या रिलेशन होगा, तो एक्ससी हमारा होता है 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो एक्ससी इज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो यहाँ पर हमारा एक्ससी हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एफ सी। एक्ससी जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो हमारा इम्पिडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इंडक्टेंस एल कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इंडक्टर को अगर हम डिक्रीज करें तो डायरेक्ट करंट को हम डिक्रीज नहीं कर सकते। इट कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट, तो हम डीसी को डिक्रीज नहीं कर सकते इंडक्टेंस को डिक्रीज करके, बट हम एसी को डिक्रीज कर सकते हैं। कैपेसिटेंस सी अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट बट ब्लॉक्स डीसी। जो हमारा कैपेसिटेंस है वो क्या करता है, कैपेसिटेंस हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था कि वो क्या करेगा, एसी को तो फ्लो करने देता है बट डीसी को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। तो सिर्फ कैपेसिटेंस यूज़ करने का यहाँ पर हमारा ये है कि वो उसको स्पीड को, करंट की स्पीड को कम कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सर्किट है, नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट विद LCR इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि यहाँ पर नाम है LCR सर्किट, यहाँ पर क्या होगा, एक AC सोर्स के साथ में इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों को सीरीज में कनेक्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा सोर्स है AC सोर्स, उसके लिए EMF होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो हमारा इंडक्टेंस होगा L, उसके लिए हमारा जो EMF होगा वो होगा VL, और R के लिए VR, और कैपेसिटेंस के लिए VC respectively. The applied EMF appears as voltage drops
VR, VL and VC across RLC respectively. इन आर हमने जब हम प्योर आर सर्किट पढ़ा था, हमने देखा करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने सी पढ़ा तो हमने देखा कि क्या होता है, दोनों जो हमारा देखो फर्स्ट आर और उसके लिए आर जब प्योर होगा तो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, आई और वी आर, ठीक है। सेकंड है इन एल करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2, तो करंट क्या करेगा, वोल्टेज से π/2 लैग्स बिहाइंड करेगा, ठीक है। तो वी एल यहाँ पर है तो हमारा करंट होगा यहाँ पर, ये होता है, ठीक है। इन सी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2, जब हम कैपेसिटेंस ऐड करते हैं तो करंट क्या होता है, उससे π/2 लीड करता है, दैट मीन्स वी सी होगा हमारा यहाँ पर। इसका अगर हम रिजल्टेंट अगर डायग्राम बनाना चाहे तो वी एल और वी सी तुम्हारे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वी एल है, अगर सेम डायरेक्शन में शो करना चाहे तो अगर हम यहाँ पर माइनस वी सी शो कर दें तो हम इसे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस हमने π/2 दिखाया है, बट हमने वी एल और वी सी को सेम डायरेक्शन में दिखाया है। दोनों डायग्राम सही है, डायग्राम 1 भी ठीक है और डायग्राम 2 भी ठीक है। इसके बाद वी एल माइनस वी सी हमारा आ रहा है वाई डायरेक्शन के लिए, और आई और वी आर हमारे एक्स डायरेक्शन के लिए। जो हमारा ई होगा बेसिकली ई एम एफ रिजल्टेंट, वो हमारा जो होगा वो होगा फाई एंगल और ओमेगा टी एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट ई एम एफ होगा दैट विल बी वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। हमने जब वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला था क्लास 11 में तो हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर है x और y तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ओवरऑल रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x क्या हो जाएगा, वी आर। हमें निकालना क्या है, ओवरऑल ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो x डायरेक्शन में हमारा कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ वी आर रेजिस्टेंस कंपोनेंट, तो वी आर स्क्वायर। y डायरेक्शन में हमारे क्या है, वी एल है और माइनस वी सी है। तो जब हम दोनों को सम करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो हमें मिलेगा वी एल प्लस माइनस वी सी, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, तो वो टर्म होगी हमारी वाई डायरेक्शन में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो हमें जो रिजल्टेंट ई एम एफ मिलेगा दैट विल बी ई इज इक्वल्स टू रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें आई निकालना है यहाँ पर, तो आई हमारा होता है ई बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर वी की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें मिलेगा रूट में 1 बाई आई इज इक्वल्स टू ई बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। हमें पता है जो हमारा वी आर है रेजिस्टेंस के अक्रॉस दैट विल बी आर डायरेक्टली। रेजिस्टेंस किसके, वी आर के लिए हमारा जो वी आर जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, उस वोल्टेज ड्रॉप है, उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या है, आर। जबकि जो हमारा वी एल है, जो हमारा इंडक्टेंस है, उसके रिस्पेक्टिवली हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, एक्स एल, और सी के लिए एक्स सी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो आई बाई ई बाई आई होगा हमारा वो क्या होगा हमारा जेड इज इक्वल्स टू जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब एक्स एल और एक्स सी हमने पढ़ा था प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में कि एक्स एल की वैल्यू होती है हमारी ओमेगा एल, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू, और इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू रेस्पेक्टिवली हमारी होंगी ओमेगा एल एंड 1 बाई ओमेगा सी। यहाँ पर हम जैसे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा जेड इज इक्वल्स टू रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर फेज़ एंगल निकालना चाहे तो फेज़ एंगल के लिए हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं फेज़ एंगल है, फिर डायरेक्शन y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। यहाँ पर जो हमारा y कंपोनेंट है वो है एक्स एल माइनस एक्स सी और x कंपोनेंट है हमारा r, और हम कह सकते हैं कि वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर। तो जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइड बाई आई आर, तो आई से आई हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। और एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर। तो tan फाई जो होगा हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी
इज इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई आर और ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C डिवाइड बाई आर। इसके स्पेशल केसेस हैं कुछ। क्या क्या है स्पेशल केसेस? केस 1, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। अगर ऐसा हो कि हमने सीरीज में कनेक्टेड किया है बट जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू इंडक्टिव कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो, ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C। ये आइडियल कंडीशंस है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा tan phi पॉजिटिव, क्योंकि XL ग्रेटर देन XC, दैट मीन्स XL माइनस XC हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो फाई है वो भी क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। फ्लक्स जो है हमारा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल फाई एंड द LCR सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? करंट जो है वो लैग करेगी EMF से फाई एंगल पीछे की साइड, ठीक है। सेकेंड केस हो सकता है हमारा व्हेन XL इज लेस देन XC, ओमेगा L इज लेस देन 1 बाई ओमेगा C। तो इस केस में हमारा फाई क्या होगा? नेगेटिव होगा। फाई नेगेटिव होने का मतलब है करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल फाई एंड द LCR सर्किट इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। यहाँ पर क्या है? हमारा कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा ये। थर्ड केस में कि XL और XC दोनों इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होगा? हमारा फेज एंगल है फाई वो होगा 0। द करंट एंड द EMF आर इन द सेम फेज। द इम्पिडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF। LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो ये हमारे 3 केसेस थे इसके। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।